हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल यूथ अकेडमी। आज हम करेंगे ज्योग्राफी का 5th चैप्टर जो होगा सरफेस ऑफ द अर्थ। मेजर डोमेन्स हम जानेंगे कि लिथोस्फीयर किसे कहते हैं और कॉन्टिनेंट के बारे में देखेंगे, हाइड्रोस्फीयर और डिफरेंट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर भी हम देखेंगे, फिर ओशियन। इसमें बेसिक नॉलेज हम लेंगे कि ओशियन, इस्थमस, स्ट्रेट और सी में क्या डिफरेंस होता है। बायोस्फीयर बायोस्फीयर किसे कहते हैं, जहाँ पे हमारा जीवन पाया जाता है, हम देखते हैं। ये बेसिकली क्लास 6 एनसीईआरटी से रिलेटेड है, तो उसमें ज़्यादा गहराई से नहीं देखेंगे, बस ओवरव्यू ले लेंगे ताकि जीसी लियोंग या कोई भी बुक पढ़ने में ज़्यादा समस्या ना आए। अब देखते हैं। सबसे पहले लिथोस्फीयर, स्थल मंडल। The surface of the earth is a complex zone which three main components of the environment meet, overlap and interact। इसमें बोला है जो अर्थ की सरफेस है उसमें तीन मेन कंपोनेंट है, इनर कोर और आउटर कोर और मेंटल पाए जाते हैं ये सब, जैसे लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, ये सब कंपोनेंट है। और इसके जो लिथोस्फीयर है इसके अंदर हम ये जब यूपीएससी के लिए क्लास लेंगे तो इसमें अलग से देखेंगे कि इनर कोर सॉलिड है या नहीं, इसमें कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं, एलिमेंट पाए जाते हैं, आउटर कोर की स्थिति कैसी है। ये अभी हम 6th क्लास के हिसाब से पढ़ रहे हैं तो उसमें उतनी जानकारी नहीं दी गई है, तो ये देखते हैं। लिथोस्फीयर, स्थल मंडल, जो भी ये ऊपरी परत है इसी को हम लिथोस्फीयर, जमीन के नाम से जानते हैं, स्थल मंडल। द सॉलिड पोर्शन ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड लिथोस्फीयर। जो भी सॉलिड पोर्शन है अर्थ का उसे क्या कहते हैं, लिथोस्फीयर, स्थल मंडल। It comprises the rocks of the earth crust and the thin layer of the soil। किससे बना होता है ये मिट्टी, चट्टान और थिन लेयर होती है जो अर्थ की, उससे उसे ही हम लिथोस्फीयर कहते हैं। कंटेन न्यूट्रिएंट्स, एलिमेंट विच सस्टेन ऑर्गेनिज्म। तो इसमें ढेर सारे एलिमेंट्स पाए जाते हैं, जैसे आयरन हो गए, ये सब इनके द्वारा क्या होता है, ऑर्गेनिज्म यहाँ पर जीवित रहते हैं। देयर आर टू मेन डिवीजन ऑफ द अर्थ सरफेस। यहाँ पे दो मेन डिवीजन के बारे में बताए गए हैं एनसीईआरटी की बुक में कि कौन कौन से मेन डिवीजन है अर्थ के सरफेस की, जो स्थल का भाग है, जो सरफेस है। एक तो हो गया हमारा कॉन्टिनेंट, उसी में ही है एक ओशनिक पार्ट, तो ये वही बताया गया है। लैंड बॉडी, ये वाटर बॉडी है हमारी। तो टू पार्ट्स में देखते हैं कि कॉन्टिनेंट किसे कहते हैं। There are 7 major continents. These are the separated by large water bodies. These continents are Asia। जो भी जमीन का बड़ा टुकड़ा मान ले, बॉडी, जो भी लैंड मास या जमीन का बड़ा टुकड़ा जो चारों ओर से किससे, ओशन से घिरा हुआ हो, उसी को हम क्या कहते हैं, कॉन्टिनेंट कहते हैं। तो यहीं पे बताया गया है कि यहाँ पे कितने 7 लार्ज कॉन्टिनेंट पाए जाते हैं हमारे पूरी पृथ्वी पे। ज़्यादातर नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, जो लैंड का ज़्यादातर हिस्सा वो कौन सा हेमिस्फेयर में पाया जाता है, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर। ये इक्वेटर पार्ट करता है, इसका भाग दो भागों में बांटता है पृथ्वी को, और जो ऊपरी हिस्सा है वो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, और जो इक्वेटर के नीचे वाला हिस्सा है उसे सदर्न हेमिस्फेयर कहते हैं। और जो भूमि का सबसे ज़्यादा क्षेत्र किस में पाया जाता है, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में। ये भी फैक्ट याद रखने वाला है। और इसमें देखते हैं कि कौन कौन से कॉन्टिनेंट एरिया वाइज सबसे बड़े हैं। तो सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट कौन सा है हमारा, एशिया फर्स्ट नंबर पे आता है। सेकंड है अफ्रीका, थर्ड है हमारा नॉर्थ अमेरिका, फोर्थ वन साउथ अमेरिका, उसके बाद आता है हमारा अंटार्कटिका। यहाँ पे अंटार्कटिका पाया जाता है।
ये पूरा बर्फ से घिरा हुआ है, यहाँ पे जनसंख्या उतनी नहीं पाई जाती। यहाँ पर सिर्फ रिसर्च सेंटर है साइंटिस्ट के, वैज्ञानिकों के। फिर उसके बाद 6 नंबर पे आता है हमारा यूरोप। और सबसे छोटा कॉन्टिनेंट आप सबको पता ही होगा कौन है, ऑस्ट्रेलिया। इसको हम सीक्वेंस वाइज भी लिख सकते हैं। सबसे पहले एशिया, सबसे बड़ा लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट कौन सा है, एशिया। फिर सेकेंड लार्जेस्ट अफ्रीका, देन थर्ड वन नॉर्थ अमेरिका, फिर साउथ अमेरिका। ये देखिए नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका, जो भी इसको एक स्थमस के जरिए वो आगे देखेंगे कौन सा स्थमस है। स्थमस उसे कहते हैं जो लैंड बॉडी को अलग करे, जो भी जैसे दो कॉन्टिनेंट को अलग करने वाली जो स्ट्रेट है या जो भी लाइन है उसको हम स्थमस कहते हैं। वाटर बॉडी को क्या करे, जोड़ती है। उसी को हम स्थमस कहते हैं। अब फोर्थ वन क्या है, साउथ अमेरिका। फिफ्थ वन हमने पढ़ा अंटार्कटिका। फिर सिक्स्थ वन कौन सा है, यूरोप। और सबसे स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट अगर कोई पूछे एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है तो वो होता है हमारा ऑस्ट्रेलिया। आई होप इट इज क्लियर नाउ। ठीक है, हमारे कॉन्टिनेंट कितने हैं, 7। अभी हमने सीक्वेंस वाइज भी देख लिया। सबसे ज्यादा जनसंख्या भी कहाँ पाई जाती है, हमारे ऑस्ट्रेलिया में। और सबसे कम जनसंख्या अंटार्कटिका में, क्योंकि ये पूरा हिस्सा बर्फ से घिरा हुआ है। इसके कारण पर्याप्त वातावरण ना मिलने के कारण यहाँ पर जो जनसंख्या है वो उतनी नहीं है। अब देखते हैं एक एक कॉन्टिनेंट को एनसीईआरटी के नजरिए से। एशिया इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट। एशिया कौन सा कॉन्टिनेंट है, सबसे लार्जेस्ट, सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है। इट्स कवर अबाउट 1/3 ऑफ द टोटल लैंड एरिया। जो भी लैंड एरिया है पृथ्वी का वो कितना कवर करता है, 1/3 कौन कवर करता है, एशिया। 1/3 कम से कम 33.33% सिर्फ एशिया ही कवर कर लेता है टोटल लैंड मास का, ऑफ टोटल लैंड एरिया ऑफ द अर्थ। द कॉन्टिनेंट लाइज इन द ईस्टर्न हेमिस्फीयर। ये क्वेश्चन बनते हैं कि एशिया कॉन्टिनेंट कहाँ पर स्थित है या कहाँ इसकी स्थिति है ग्लोब में या फिर पृथ्वी पर। तो यह है ईस्टर्न हेमिस्फीयर में, पूर्वी हेमिस्फीयर में। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू दिस कॉन्टिनेंट। जो कॉन्टिनेंट है एशिया, उससे कौन सी लाइन गुजरती है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये हमारे स्टेट से भी होकर गुजरती है। ये हम आगे आने वाली जब इंडियन ज्योग्राफी पढ़ेंगे तब देखेंगे कौन कौन से स्टेट से गुजरती है, कौन कौन से जिले से, ये भी देखते हैं आगे। एशिया इज सेपरेटेड फ्रॉम यूरोप बाय द यूराल माउंटेन। एशिया यूरोप से, एशिया और यूरोप का कुछ हिस्सा आपस में मिलता भी है, उसे यूरेशिया कहते हैं। वो हम वर्ल्ड मैप की जब क्लास ले रहे होंगे, जो अभी स्टार्ट भी हो चुकी है, उसमें आप पढ़ सकते हैं। तो जो एशिया को यूरोप से एशिया को यूरोप से अलग करता है, वो किसके द्वारा अलग होता है, माउंटेन के द्वारा। उस माउंटेन का नाम है यूराल माउंटेन। ऑन द वेस्ट द कॉम्बाइंड लैंड मास ऑफ यूरोप एंड एशिया इज कॉल्ड यूरेशिया। एशिया और यूरोप को मिलाकर जो नाम इसको दिया गया है वो यूरेशिया कहा गया है, क्योंकि कोई कोई कंट्री आपस में मिलती है। अब देखते हैं यूरोप। यूरोप इज मच स्मॉलर देन एशिया। यूरोप का कौन सा नंबर आता है, 6th नंबर आफ्टर अंटार्कटिका। तो इसमें बताया गया है कि यूरोप एशिया से छोटा है। द कॉन्टिनेंट लाइज वेस्ट ऑफ द एशिया। एशिया यहाँ पर है तो वेस्ट, इसके पूर्वी साइड, सॉरी पश्चिमी साइड क्या होगा, ये यूरोप होगा। या आप वर्ल्ड मैप भी देख सकते हैं, ये अफ्रीका का मैप है। अगर एशिया यहाँ पर है तो यूरोप कहाँ होगा, इसके वेस्ट साइड, और ईस्टर्न साइड इधर पड़ता है, आपको भी पता होगा। सदर्न नीचे, नॉर्दर्न ऊपर। आगे देखते हैं। द आर्कटिक सर्कल पासेस थ्रू इट।
आर्कटिक सर्कल कहाँ से पास होता है? यूरोप से। और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ से पास होता है? एशिया से। तो इट इज बाउंड बाय वाटर बॉडीज ऑन 3 साइड। जो यूरोप कॉन्टिनेंट है वो तीनों ओर से किससे घिरा है? वाटर बॉडीज से घिरा है। अब आगे देखते हैं अफ्रीका कॉन्टिनेंट, जो सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है। द सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट आफ्टर एशिया, द इक्वेटर और 0 डिग्री लैटिट्यूड रन ऑलमोस्ट थ्रू द मिडल ऑफ द कॉन्टिनेंट। जो इक्वेटर है वो कहाँ से गुजरती है? अफ्रीका कॉन्टिनेंट से गुजरती है। इसमें और भी मुख्य मुख्य तथ्य पाए जाते हैं, फैक्ट है इसमें याद रखने के लिए। अ लार्ज पार्ट ऑफ अफ्रीका लाइज इन द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर। जो भी अफ्रीका का लार्ज पार्ट है वो कहाँ पाया जाता है? नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में। इट इज ओनली कॉन्टिनेंट थ्रू विच द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, द इक्वेटर एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ये एकमात्र ऐसा कॉन्टिनेंट है या महाद्वीप है जिससे तीनों रेखाएं गुजरती हैं। कौन कौन सी रेखाएं? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर, भूमध्य रेखाएं, कैप्रिकॉर्न। ये तीनों रेखाएं गुजरती है। और कोई कॉन्टिनेंट ऐसा नहीं पाया जाता जिससे ये तीनों रेखाएं गुजरती हो। तो आप देखते हैं और क्या मुख्य तथ्य इसमें जानने को मिलता है। द सहारा डेजर्ट, जो सबसे बड़ा डेजर्ट है दुनिया का, द वर्ल्ड लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट, कहाँ पाया जाता है? हमारे अफ्रीका में ही पाया जाता है। इज लोकेटेड इन अफ्रीका। द कॉन्टिनेंट इज बाउंड ऑन ऑल साइड बाय ओशियन एंड सीज। द वर्ल्ड लॉन्गेस्ट रिवर नाइल फ्लोज। इसमें एक और मुख्य तथ्य जानने की आवश्यकता है कि यहाँ वर्ल्ड की जो सबसे बड़ी रिवर है नाइल रिवर, नील की नदी जिसे कहते हैं नील नदी, वो कहाँ से बहती है? ये हम वर्ल्ड मैप में भी देखेंगे। जो हमने क्लासेस स्टार्ट किया अभी साउथ अमेरिका चल रही है, आप उसमें भी सही से पढ़ सकते हैं। तो ये कहाँ से गुजरती है? अफ्रीका से ही बहती है। अफ्रीका में ही वर्ल्ड की लार्जेस्ट लॉन्गेस्ट रिवर बहती है। लार्जेस्ट रिवर कौन सी है? अमेज़न। अभी देखते हैं, वो साउथ अमेरिका से बहती है। अब देखते हैं नॉर्दर्न, उत्तरी अमेरिका। नॉर्दर्न अमेरिका इज द थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड। नॉर्दर्न अमेरिका, उत्तरी अमेरिका कौन सा कॉन्टिनेंट है? थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है दुनिया का। इट इज लिंक्ड साउथ अमेरिका बाय अ वेरी नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड कॉल्ड इस्थमस ऑफ पनामा। जो नॉर्दर्न अमेरिका है, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका को कौन सा स्थमस जोड़ता है? स्थमस ऑफ पनामा। स्थमस की डेफिनेशन हमने बताई कि स्थमस किसे कहते हैं? जो लैंड बाउंड्री को कनेक्ट करे और वाटर बॉडी को सेपरेट करे, वाटर बॉडी को अलग करे, सेपरेट। जैसे ये लैंड, जमीन की जो भूमि वाले भाग है उसको जोड़ रहा है और जो वाटर बॉडी है ये इसको अलग कर रहा है, तो इसी को स्थमस कहते हैं। आई होप यहां तक क्लियर हो। और आइलैंड किसे कहते हैं? स्मॉल लैंडमास विच इज सराउंडेड बाय वाटर बॉडीज। स्मॉल लैंडमास विच इज सराउंडेड बाय वाटर बॉडीज, उसी को द्वीप कहते हैं। अब देखते हैं सदर्न अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका। यहाँ तक हमने देख लिया था कि completely in the northern hemisphere. The continent lies completely in the northern hemisphere and western. जो उत्तरी अमेरिका है, इसमें एक पॉइंट और रह गया था कि ये कहाँ पर स्थिति है इसकी? नॉर्दर्न एंड वेस्टर्न हेमिस्फेयर में। ये हम वर्ल्ड मैप में भी अभी देख रहे हैं। 3 ओशियन सराउंडेड दिस कॉन्टिनेंट। जो 3 ओशियन है इससे मिलते हैं। कौन कौन से? नॉर्थ पैसिफिक, अटलांटिक और एक ये सदर्न पैसिफिक। अब देखते हैं साउथ अमेरिका। और जो ये पॉइंट है जैसे गल्फ ऑफ मैक्सिको, कैरिबियन, ये सब हम वर्ल्ड मैप की सीरीज में पढ़ा रहे हैं एकदम गहराई से। आप उस क्लास को भी ले सकते हैं। देखते हैं सदर्न साउथ अमेरिका। South America lies in the southern hemisphere with 2 oceans surrounded on it and west. Land is world
लार्जेस्ट माउंटेन रेंज, जो जैसे कि एक माउंटेन हो गया, ये तो माउंटेन है। माउंटेन रेंज किसे कहते हैं? जैसे कि ढेर सारे माउंटेन एक साथ में लगे हों। तो एंडीज ऐसा ही एक माउंटेन रेंज है जो साउथ अमेरिका में पाया जाता है, और वो क्या है? लार्जेस्ट माउंटेन रेंज है वर्ल्ड की। ये भी याद रखने की आवश्यकता है। इट लेंथ्स इट्स लेंथ फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। इसकी जो हाइट है वो कहाँ से? नॉर्थ से साउथ में है, और सबसे बड़ी रेंज है ये विश्व की, पर्वत श्रृंखला है। आई होप इट इज क्लियर नाउ। साउथ अमेरिका हैज वर्ल्ड लार्जेस्ट रिवर, और साउथ अमेरिका के पास क्या है? वर्ल्ड की लार्जेस्ट रिवर है, जो कौन सी है? अमेज़न। आप सबने नाम सुना ही होगा। और जो सबसे लंबी रिवर है वो कहाँ पर बहती है? इसका आप आंसर दे सकते हैं कमेंट सेक्शन में। अभी हमने पढ़ा अफ्रीका में। अब आगे देखते हैं जो सबसे स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट है। ऑस्ट्रेलिया इज द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट दैट लाइज एंटायरली इन द सदर्न हेमिस्फीयर। ये सदर्न हेमिस्फीयर में पाया जाता है और सबसे छोटा कॉन्टिनेंट है। इट इज सराउंडेड ऑन ऑल साइड बाय द ओशन एंड सीज। इट इज कॉल्ड द आइलैंड कॉन्टिनेंट। ये चारों ओर से किससे घिरा है? पानी से घिरा है, इसलिए इसको आइलैंड कॉन्टिनेंट भी कहते हैं। जैसे हमने डेफिनेशन में लिया था कि एक लैंडमास जो चारों ओर से वाटर बॉडीज से घिरा हो, उसी को क्या कहते हैं? आइलैंड। आइलैंड कहते हैं, इसलिए इसको आइलैंड कॉन्टिनेंट का नाम भी दिया गया है। आई होप इट इज क्लियर। अब देखते हैं अंटार्कटिका। अंटार्कटिका क्या है? कंप्लीटली इन द सदर्न हेमिस्फीयर। ये भी दक्षिणी हेमिस्फीयर में पाया जाता है। इट्स अ ह्यूज कॉन्टिनेंट। द सदर्न पोल लाइज ऑलमोस्ट एट द सेंटर ऑफ दिस कॉन्टिनेंट। जो सदर्न पोल है, दक्षिणी ध्रुव है, वो कहाँ पर पाया जाता है? सेंटर ऑफ दिस, अंटार्कटिका के सेंटर में पाया जाता है। एज इट लोकेटेड इन द साउथ पोलर रीजन, इट इज परमानेंटली कवर्ड विद द थिक आइस शीट। क्योंकि ये साउथ पोलर रीजन में पाया जाता है, सदर्न में साउथ में पाया जाता है, तो जो सूर्य की किरण है वो पूरी तरीके से यहाँ तक नहीं पहुँच पाती पृथ्वी के, इसलिए ये पूरा किससे है? आइस शीट से घिरा हुआ है। यहाँ पर बर्फ की जो मात्रा है वो अधिक है। देयर आर नो परमानेंट ह्यूमन सेटलमेंट। यहाँ कोई भी परमानेंट निवासी नहीं है यहाँ का। Many countries have research station in Antarctica. ये सिर्फ रिसर्च स्टेशन या रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए यूज किया जाता है साइंटिस्ट के द्वारा। इन इंडिया ऑल्सो हैज रिसर्च स्टेशन देयर। दे आर नेम्ड एंड मैत्री एंड दक्षिण गंगोत्री। इंडिया का भी एक यहाँ पर रिसर्च स्टेशन है जिसका नाम दिया गया है मैत्री एंड दक्षिण गंगोत्री। ये याद रखने की आवश्यकता है। आई होप यहाँ तक समझ में आ रहा हो आपको। अब आगे देखते हैं हाइड्रोस्फीयर। अभी हमने लिथोस्फीयर के बारे में जानकारी ले ली, अब देखते हैं हाइड्रोस्फीयर जो अर्थ के कंपोनेंट है। तो जो द अर्थ, इसको जलमंडल भी कहते हैं हिंदी में। द अर्थ इज कॉल्ड द ब्लू प्लैनेट। ब्लू प्लैनेट क्यों कहते हैं? ये हमने पहले भी पढ़ा था कि जो अर्थ का 71% है वो सिर्फ वाटर से ही कवर्ड है। जो भी हिस्सा 71% है वो वाटर से कवर्ड है एंड 29% वो लैंड मास है। यहाँ पर फैक्ट दिया हुआ है, अब देखते हैं। हाइड्रोस्फीयर कंसिस्ट ऑफ वाटर ऑन ए। जो भी हाइड्रोस्फीयर है वो वाटर को, पानी को दर्शाता है, जो किसी भी फॉर्म में हो, चाहे वो सॉलिड फॉर्म में हो, लिक्विड फॉर्म में हो। वाटर इन ओशन, चाहे वो ओशन में हो, रिवर्स में हो, लेक्स झील में हो, ग्लेशियर्स में हो, अंडरग्राउंड, चाहे वो सॉलिड फॉर्म में हो, लिक्विड फॉर्म में हो, किसी भी फॉर्म में हो, तो हाइड्रोस्फीयर जल की उस स्थिति को दर्शाता है। अब यहाँ देखते हैं, चाहे वो वेपर फॉर्म में हो, ऑल कंप्राइज हाइड्रो। मोर देन 97% ऑफ अर्थ वाटर इज फाउंड इन द ओशन। जो अर्थ
पृथ्वी पर पूरा जो पानी पाया जाता है उसका 97% कहाँ पर प्राप्त किया जा सकता है? ओशन से प्राप्त किया जा सकता है, वहीं मिलता है। लेकिन ये यूजफुल नहीं है क्योंकि ये नमकीन खारा पानी है और इसलिए ह्यूमंस का यूज नहीं कर सकते पीने के लिए। लार्ज proportion of the rest of the water is in form of ice sheet, और एक भारी जो मात्रा है, अधिक मात्रा में, ये ग्लेशियर या फिर आइस शीट, ये एक ठोस अवस्था में पाया जाता है। एंड ग्लेशियर अंडर द ग्लेशियर के रूप में अंडर द एंड वेरी स्मॉल परसेंटेज इज अवेलेबल, और इसी कारण जो बहुत ही कम मात्रा में एक फ्रेश वाटर, एक स्वच्छ पानी उपलब्ध है हमारे पीने के लिए। इसलिए हमें जोर दिया जाता है कि हम जो पानी का जितना अत्यधिक बचाव कर सके करें। अब इसको भी देखते हैं कि वाटर जो हाइड्रोस्फीयर है उसके क्या क्या कंपोनेंट है। इसमें ओशन है। ओशन आर द मेजर पार्ट ऑफ हाइड्रोस्फीयर, दे आर ऑल इंटरकनेक्टेड, ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। द ओशियन वाटर्स आर ऑलवेज मूविंग, जो ओशियन का वाटर है आप भी जानते हैं कि हमेशा ही वो प्रवाह में रहते हैं, एक गति में रहते हैं, उड़ते नहीं है, एक फ्लो बना के चलते हैं। द थ्री चीफ मूवमेंट ऑफ ओशियन वाटर्स आर वेव्स, टाइड्स। ये हम जब ज्योग्राफी की क्लास स्टार्ट करेंगे फॉर यूपीएससी तो इसको गहराई से समझेंगे कि टाइड्स कैसे होते हैं, वेव्स कैसे बनते हैं, ओशियन तो अभी हम देख ही रहे हैं। द 5 मेजर ओशियन आर पैसिफिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन, यहाँ पे ओशियन दिया गया है उनके एरिया के हिसाब से कि सबसे बड़ा ओशियन कौन सा है, पैसिफिक ओशियन। और जो हमारा इंडियन ओशियन है, जो एकमात्र ऐसा ओशियन है जिसे किसी के देश के नाम पे रखा गया है, इसको भी हमें याद रखने की आवश्यकता है। तो आप सबसे पहले देख लेते हैं पैसिफिक ओशियन। द पैसिफिक ओशियन इज द लार्जेस्ट ओशियन, इट इज स्प्रेड ओवर 1/3 ऑफ द अर्थ। ये कहाँ पर? पूरे जो भी अर्थ है उसके 1/3 हिस्से में 33.33% पे कौन सा ओशियन है? सिर्फ पैसिफिक ओशियन पाया जाता है, एक लिक्विड फॉर्म में। और जो धरती का सबसे डीपेस्ट पॉइंट है मैरियाना ट्रंच, ये भी पैसिफिक ओशियन का ही पार्ट है। आई होप यहाँ तक क्लियर हो। द पैसिफिक ओशियन इज ऑलमोस्ट सर्कुलर इन शेप। पैसिफिक ओशियन कैसा है? एकदम सर्कुलर में है, ये सर्कल। आई होप यहाँ तक क्लियर हो कि कैसे शेप में है, एक सर्कुलर शेप बनाता है। एशिया, ऑस्ट्रेलिया एंड नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका सराउंडेड। कौन कौन से देश इससे जुड़े हुए हैं? नॉर्थ अमेरिका यहाँ से, एशिया यहाँ से, ऑस्ट्रेलिया यहाँ से, साउथ अमेरिका, तो ये चारों देश से घिरा हुआ है। अब आगे देखते हैं। द अटलांटिक ओशन इज द सेकेंड लार्जेस्ट ओशियन इन द वर्ल्ड। जो अटलांटिक ओशन है वो कौन सा ओशियन है? सेकेंड लार्जेस्ट ओशियन इन द, दुनिया का सबसे जो ओशियन है वो सेकेंड लार्जेस्ट है। कौन सा? अटलांटिक, जो एस शेप में बनाता है, ये एस शेप बना रहा है ना, आप देख सकते हैं। इट इज फ्लैंक्ड बाय नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका। किससे जुड़ा हुआ है ये देखिए, यहाँ पर नॉर्थ अमेरिका भी है, यूरोप का भी पार्ट लगता है, नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका एंड यूरोप एंड अफ्रीका। 4 देश कंट्री है जो अटलांटिक ओशियन को टच करती है। Africa on the eastern side, and the coastline of the Atlantic Ocean is highly indented, and this is irregular and indented coastline provide ideal collocation for natural harbors। और जो अटलांटिक ओशियन है यहाँ पर नेचुरल हार्बर्स पाए जाते हैं, क्योंकि जो इनकी ओशनिक सतह है, ओशनिक लैंड मास है, वो जो जमीनी स्तर से हल्का सा उठा हुआ है, तो जो जहाज़ों को रुकने में सहायता करती है। जब हम वर्ल्ड ज्योग्राफी और को मतलब जब हम जो वर्ल्ड ज्योग्राफी स्टार्ट करेंगे तो उसमें भी हम बताएंगे कि इसकी क्या वजह है ओशनिक लैंडमास उठने की, जिससे ये नेचुरल हार्बर जहाँ पर शिप्स ठहरती हैं वह जगह, उस जगह का नेचुरल प्राकृतिक रूप से निर्माण करती है, ये किसी ने बनाया नहीं है।
तो यही देखते हैं कि आइडियल लोकेशन फॉर नेचुरल हार्बर्स या पोर्ट बनाती है। फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू कॉमर्स, ये व्यापारिक नज़रिए से सबसे बिजिएस्ट, यहाँ पर जो जहाज है उसका इंपोर्ट एक्सपोर्ट के नज़रिए से बहुत ज़्यादा बिजी पोर्ट के रूप में इसे माना जाता है। आई होप इट इज़ क्लियर नाउ। क्योंकि ये क्या बनाती है, नेचुरल हार्बर बनाती है जो जहाज़ों को आने जाने में सहायता प्रदान करती है, जिसके कारण व्यापार है उसमें रुकावट नहीं होती और उसको एक सुलभ रास्ता प्रदान करती है, जिसके कारण ये क्या है, सबसे बिजिएस्ट ओशियन है। कौन सा? अटलांटिक ओशियन। अब देखते हैं इंडियन ओशियन। इंडियन ओशियन इज द ओनली ओशियन नेम्ड आफ्टर अ कंट्री। जो अभी हमने समझाया कि जो इंडियन ओशियन है वो एकमात्र ऐसा महासागर है जो किसी देश पर रखा गया। वो देश कौन सा है? इंडिया, हमारे भारत देश पर। द शेप ऑफ ओशियन इज ऑलमोस्ट ट्रायंगुलर। इन द नॉर्थ इट इज बाउंड बाय एशिया एंड द वेस्ट अफ्रीका एंड इन द ईस्ट। ये कैसे शेप में है? एकदम ट्रायंगुलर शेप में। अफ्रीका वेस्ट साइड में और एशिया, इंडिया हमारे नॉर्दर्न में, ये ऑस्ट्रेलिया। तो ये क्या कैसा पूरा ट्रायंगुलर शेप का निर्माण करती है। ईस्ट साइड में ऑस्ट्रेलिया, वेस्ट में अफ्रीका, नॉर्थ में इंडिया। तो इंडियन ओशन में उतना ही था। अब देखते हैं। द आर्कटिक ओशन इज लोकेटेड विद इन द आर्कटिक सर्कल एंड सराउंडेड द नॉर्थ पोल। इट इज कनेक्टेड विद द पैसिफिक ओशियन बाय अ नैरो स्ट्रेच शैलो वाटर नोन एज बेरिंग स्ट्रेट। जो भी आर्कटिक ओशन से जो लगती है बाउंड्री, उसी को हम क्या कहते हैं? सदर्न हेमिस्फीयर या सदर्न ओशियन भी कहते हैं। लिखा है इट इज कनेक्टेड विद द पैसिफिक ओशियन बाय अ नैरो स्ट्रेट। जो पैसिफिक ओशियन है उससे किससे कनेक्टेड है? एक नैरो स्ट्रेट से। स्ट्रेट जो दो वाटर बॉडी को जोड़ती हो उसी को कहते हैं बेरिंग स्ट्रेट। किस जो पैसिफिक ओशियन है उसको, जो अटलांटिक आर्कटिक ओशियन है, इन दोनों को जोड़ने वाली स्ट्रेट को क्या नाम दिया गया? बेरिंग स्ट्रेट। इट इज बाउंड बाय द नॉर्दर्न कोस्ट ऑफ नॉर्दर्न अमेरिका एंड यूरेशिया। आप देख सकते हैं यहाँ पर कैसे यहाँ बनाया गया है, और यहाँ पर भी आर्कटिक ओशन का पूरा मैप लिया गया है। साउथ अमेरिका, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, ये पूरा आर्कटिक ओशन का ही पार्ट है। साउथ सदर्न ओशन। अब सदर्न ओशन भी देख लेते हैं लास्ट। The southern ocean encircle the continent of Antarctica and extended northern to 60 degree. सदर्न ओशन कोई ओशन नहीं है, बस जो अंटार्कटिका के ऊपर वाला हिस्सा है जो वाटर बॉडी लगती है उसी को हमने सदर्न ओशन का नाम दिया गया, दक्षिणी महासागर का नाम दिया गया, जो 60 डिग्री कहाँ तक है? साउथ लैटिट्यूड तक जोड़ती है। इसी को हमने क्या नाम दिया गया? दक्षिणी महासागर, जो अंटार्कटिका से वाटर बॉडी लगती है उसी को। अब आगे देखते हैं। एटमॉस्फेयर हमने पढ़ लिया, लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर। अब आते हैं एटमॉस्फेयर पे। द अर्थ इज सराउंडेड बाय अ लेयर गैस कॉल्ड द एटमॉस्फेयर। जो अर्थ किससे हमारे चारों तरफ क्या पाई जाती है? गैस। चाहे वो ऑक्सीजन हो, हाइड्रोजन हो, ये सब गैस के एलिमेंट है, नाम है। इसी को हमने एक फॉर्म में, गैस ग्रुप फॉर्म में गैस का नाम दिया, जो हमारे चारों तरफ या पृथ्वी के चारों तरफ पाए जाते हैं हमारे वायुमंडल में। तो अब देखते हैं। इट प्रोवाइड्स अस विद द एयर वी ब्रेथ एंड प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम द हार्मफुल इफेक्ट। ये हमें सांस लेने में, और जो जैसे सन से कोई किरण या फिर कोई भी हार्मफुल रेज आ रही है जैसे सन से, यूवी रेज, गामा रेज, ये सब रेडियो और मैग्नेटिक रेज, इन सब से हमें सहायता भी करती है, हमारा बचाव भी करती है। एटमॉस्फेयर एक्सटेंड अप टू अ हाइट ऑफ अबाउट 1600 किलोमीटर। जो एटमॉस्फेयर है वो कहाँ तक
उसकी हाइट है 1600 किलोमीटर। द एटमोसफेयर इज डिवाइडेड इनटू 5 लेयर। जो एटमोसफेयर है वो कितने भागों में डिवाइडेड है? 5 लेयर में। पहला लेयर है ट्रोपोस्फेयर, सेकंड स्ट्रेटोस्फेयर, थर्ड वन इज मेसोस्फेयर, फोर्थ वन इज थर्मोस्फेयर, फोर्थ वन इज और फिफ्थ वन इज एक्सोस्फेयर, जहाँ पे सैटेलाइट, स्पेसक्राफ्ट ये सब उड़ते हैं। तो इसको हम देखेंगे आगे आने वाली क्लास में भी। अभी के लिए इतना काफ़ी है। अब देखते हैं टेम्प किस आधार पर है। ये टेम्परेचर के आधार पर इनको बांटा गया है, क्योंकि जैसे जैसे ऊपर हम ऊंचाई पर, अधिक ऊंचाई पर जाते हैं, तापमान क्या होता है? घटता है। एंड अदर प्रॉपर्टीज, और भी अलग अलग प्रॉपर्टीज के आधार पर। These layers starting from Earth surface are called the troposphere। जो अर्थ के सरफेस से स्टार्ट होती है उसको क्या कहते हैं? ट्रोपोस्फेयर। द स्ट्रेटोस्फेयर, द मेसोस्फेयर, द ये सब अर्थ के सरफेस से ऐसे स्टार्ट होती है। ये भी यहाँ देख सकते हैं कि 30 किलोमीटर तक की रेंज में स्ट्रेटोस्फेयर आ जाता है। उसके बाद मेसोस्फेयर, फिर जो ट्रोपोस्फेयर में क्या हवाई जहाज, क्लाउड, माउंट एवरेस्ट, इन सब की जो सीमित हाइट है वो ट्रोपोस्फेयर तक ही पाई जाती है। ये भी बताया गया है कि जो हवाई जहाज उड़ता है वो स्ट्रेटोस्फेयर में उड़ता है या ट्रोपोस्फेयर में। तो यहाँ दिखाया गया है कि ट्रोपोस्फेयर में। अब आगे देखते हैं द एटमोसफेयर इज कम। अब देखते हैं कि एटमोसफेयर के क्या क्या कंपोजिशन है, किन चीजों से मिलकर एटमॉस्फेयर, वायुमंडल हमारा बनता है। एटमॉस्फेयर इज कंपोज्ड मेनली ऑफ नाइट्रोजन। किससे बनता है? नाइट्रोजन। अधिक मात्रा नाइट्रोजन की होती है, फिर ऑक्सीजन, विच मेक अप टू 99%। दोनों को मिला के कितना बनाते हैं? 99%। और बाकी 1% में अन्य प्रकार की गैसें आती हैं। ऑफ क्लीन ड्राई एयर, नाइट्रोजन कितने मात्रा में पाई जाती है? 78% में, यहाँ दिखाया गया। और लगभग 21%, और अगर इसको माइन्यूट वे में ले तो 20.9% में ऑक्सीजन हमारी पाई जाती है। एंड अदर गैसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन एंड अदर कंप्राइज 1%। जो भी अन्य प्रकार की गैसें होती है वो बचे हुए 1% में आती है, 1% बाय वॉल्यूम। ऑक्सीजन इज द ब्रेथ ऑफ लाइफ। हमारे जो जीवन का मुख्य तथ्य या संगठन या कंपोजिशन ले लें, वो मेन रीजन हवा से है। अगर हवा नहीं होगी तो हम सांस नहीं ले पाएंगे। तो ऑक्सीजन बहुत ही मेन रोल अदा करता है हमारी लाइफ में। वाइल नाइट्रोजन हेल्प्स, और नाइट्रोजन किसमें? किसी भी जीव जैसे जानवर या मानव के विकास, जो बॉडी का विकास होता है, वो अगर नाइट्रोजन गैस नहीं हो हमारे वातावरण में, एटमॉस्फेयर में, तो हमारे जो बॉडी का विकास नहीं हो पाएगा, मानव का विकास नहीं हो पाएगा, चाहे वो शारीरिक रूप से हो या मानसिक रूप से हो। दो द प्रेजेंट इन माइन्यूट, द कार्बन डाइऑक्साइड दो प्रेजेंट इन माइन्यूट, कम मात्रा में पाया जाता है, लेकिन ये क्या है? इम्पोर्टेंट है। ये हमारी धरती को एक निश्चित या सीमित मात्रा तक जो है, जो भी ऊपर से रेडियो एक्टिव वेव्स आती है उसको एब्जॉर्ब करती है। हालांकि ये अधिक मात्रा में हो तो ये हमारे लिए नुकसान का कारण बन सकती है, लेकिन अगर ये एक निश्चित या सीमित मात्रा में अगर इसका यूज किया जाए तो ये बहुत ही लाभदायक है हमारी धरती के लिए। क्योंकि जो भी बाहर से अलग अलग प्रकार की किरणें आती हैं सूर्य से, खतरनाक या हानिकारक, वो कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा एब्जॉर्ब कर ली जाती है, देयरबाय कीपिंग द प्लैनेट, और जो प्लैनेट को गर्म करने में भी इसकी सहायता करती है। इट इज ऑल्सो एसेंशियल फॉर ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, और प्लांट्स आप जानते हैं कि जो प्लांट्स से पेड़ पौधे हमारे, वो क्या कंज्यूम करते हैं? वो करते हैं CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, और तो उनके ग्रोथ के लिए भी ये बहुत लाभदायक है। अगर प्लांट्स हमारे सही मात्रा में और हेल्दी रहेंगे तो हमारा जीवन भी अच्छा रहेगा। तो आगे देखते हैं द डेंसिटी ऑफ द एटमोसफेयर वेरीज विद द हाइट। जो डेंसिटी है, घनत्व है, तत्व पाए जाते हैं इसमें, वो हाइट के अनुसार क्या होता है? उनमें परिवर्तन या उनमें
अंतर देखा जा सकता है। इट इज मैक्सिमम एट द सी लेवल एंड द डिक्रीज रैपिडली। जो भी हमारा एटमॉस्फेयर है, हम जैसे जैसे ऊंचाई तक पर चलते हैं वो क्या होता है, धीरे धीरे घटने लगता है, उसकी मात्रा होती है वो घटने लगती है। जो भी गैस, जो भी तत्व पाए जाते हैं हमारे वायुमंडल में, अगर हम जमीनी स्तर पर हैं तो उस एटमॉस्फेयर, जो वायुमंडल की मात्रा, गैसों की मात्रा अधिक होगी, और धीरे धीरे ऊपर जाएंगे तो जो ऑक्सीजन है वो और अन्य गैस, उनकी मात्रा खत्म होती जाएगी। यही हम यहाँ समझाया गया है। द टेम्परेचर ऑल्सो डिक्रीज, और जो तापमान है वो भी ऊंचाई के अनुसार घटता चला जाएगा। द एटमोसफेयर एक्सर्ट्स प्रेशर ऑन द अर्थ, सम एरियाज एक्सपीरियंस हाई प्रेशर एंड सम एरियाज लो प्रेशर। अब देखते हैं, जो एटमॉस्फेयर है वो हमारे पृथ्वी पर क्या करती है, दबाव डालती है। और इसी यही समझाया गया है कि किसी किसी एरिया पे अधिक दबाव डालती है, किसी किसी एरिया पर कम दबाव डालती है, जो हमारा वायुमंडल है। तो एयर मूव्स फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर एरियाज, उसी को हम क्या कहते हैं, जो भी एयर है, हवा, जो भी हवा कहां से मूव करती है, हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया मूव करती है हवा, हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया, उसी को हम कहते हैं विंड। आई होप ये समझ में आया हो कि विंड किसे कहते हैं, विंड के नाम से भी जाना जाता है। अब देखते हैं बायोस्फीयर। बायोस्फीयर का निर्माण कैसे होता है, जब हम तीनों तत्व, जो हमारे पृथ्वी पर पाए जाने वाले तीनों मुख्य तत्व है, जैसे हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर, इसको मिला देंगे तो बीच में एक यहाँ पे चित्र में भी समझाया गया है, इसको अलग से भी देख लेते हैं। जैसे इसको अलग ही या फिर नहीं देख लेते। ये हमारा लिथोस्फीयर, ये हमारा हाइड्रोस्फीयर, ये हमारा एटमॉस्फेयर, वायुमंडल, जलमंडल, स्थलमंडल। जो ये बीच वाला हिस्सा है, इसमें तीनों की मात्रा पाई जाती है, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर। तो इसी को हम जीवमंडल भी कहते हैं, जीवमंडल या जीवमंडल। यही हमारा बायोस्फीयर बनाएगा। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया हो। जैसे यहाँ पर समझाया गया है कि ये क्या है, लिथोस्फीयर, ये हमारा क्या है, एटमॉस्फेयर, ये क्या है, हाइड्रोस्फीयर। तो जो ये प्लेस है ये हमारा बायोस्फीयर कहलाएगा, क्योंकि ये लिथोस्फीयर की मात्रा भी है यहाँ पर, हाइड्रोस्फीयर की भी और एटमॉस्फेयर की भी। तो जो ये सर्कल है हमारा बायोस्फीयर कहलाएगा। इसमें यही समझाया गया है। द बायोस्फीयर इज द नैरो जोन ऑफ द कॉन्टैक्ट बिटवीन द लैंड, वाटर एंड एयर। लैंड हो गई हमारी, वाटर हो गई, ये एयर, इन तीनों के कॉन्टैक्ट से जो हमारा जोन का या फिर एरिया का निर्माण होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, जीवमंडल या बायोस्फीयर कहते हैं। इट इज इन दिस जोन दैट लाइफ एग्जिस्ट। इसी जोन में हमारी क्या जीवन प्राप्त होती है, मिलती है। यहीं पर जीवन का रूप देखा जा सकता है। दैट इज यूनिक टू दिस प्लैनेट, इसलिए इसको एक यूनिक प्लैनेट, क्योंकि ये एक यूनिक स्ट्रक्चर प्रदान करती है हमारी पृथ्वी को, जिस पर जीवन प्रदान होता है, और इसी के कारण यहाँ पर लाइफ एग्जिस्ट करती है। There are several species of organism that vary in size from micro bacteria। यहाँ पे समझाया गया है कि यहाँ पे अलग अलग प्रकार के जीव भी पाए जाते हैं, जो हमें आंखों से दिखाई नहीं देते, परंतु होते हैं, जैसे माइक्रोब्स एंड बैक्टीरिया, एंड साइज में छोटे से लेके एक बड़े एलिफेंट तक के जीव हमारे बायोस्फीयर में देखे जा सकते हैं। All the living organism including humans are linked to each other। जो भी हमारे धरती पर प्रजाति पाई जाती है, जैसे मानव से लेके पेड़ पौधे हो गए, एनिमल हो गए, ये सब एक दूसरे से लिंक है। अगर ये
किसी की भी अगर जनसंख्या घटेगी तो एक दूसरे पर क्या डालेंगे, इफेक्ट, प्रभाव डालेंगे, जिसके कारण उनके जीवन यापन में कठिन समस्या का सामना देख या फिर कठिन समस्या को देखा जा सकता है। एक दूसरे से क्या है, लिंक्ड है। एंड अदर बायोस्फीयर फॉर सर्वाइवल, द और एक दूसरे के सर्वाइवल के लिए, जैसे कि हम पेड़ पौधे पर ऑक्सीजन के लिए निर्भर है और पेड़ पौधे CO2 पर, और CO2 और कई जानवर पेड़ पौधे पर निर्भर है और एक जानवर दूसरे जानवर पे ही, तो ये एक दूसरे में क्या है, लिंक्ड है। ये हम जब टॉपिक लेवल पढ़ेंगे, एनवायरनमेंट का क्लास लेंगे, तब भी हम इसको गहराई से समझेंगे। अब आगे देखते हैं। द ऑर्गेनिज्म इन द बायोस्फीयर में ब्रॉडली बी डिवाइडेड इनटू प्लांट किंगडम एंड द एनिमल। जो भी ऑर्गेनिज्म बायोस्फीयर में पाया जाता है उसको हम किस में डिवाइड कर सकते हैं, प्लांट किंगडम एंड एनिमल किंगडम। आई होप यहाँ तक क्लियर हो। अभी के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट क्लास में दूसरी NCERT का चैप्टर लेंगे और हम एनवायरनमेंट और पॉलिटी की क्लास कंटिन्यू रखेंगे। आई होप आज की क्लास समझ में आई हो। अगर कुछ भी क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।